नमस्कार दोस्तों, टीचिंग भी शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस 2024। आइए देखते हैं वर्णमाला। और वर्णमाला से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका एग्जाम हॉल में गलत नहीं होगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो आइए देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? तो परिभाषा की बात करें, वर्णों के क्रम व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? तो भाषा की सार्थक इकाई है वाक्य। क्या होती है? वाक्य। वाक्य की छोटी इकाई क्या है? तो वो है उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई क्या है? तो वो है पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई क्या है? तो वो है पद या शब्द। पद से छोटी इकाई क्या है? तो वो है अक्षर। अक्षर से छोटी इकाई क्या है? वो है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो है वर्ण। मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो हो जाएगी भैया ध्वनि। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट। लेखन के आधार पर वर्णों की बात की जाए तो 52 वर्ण होती हैं। कितने वर्ण होती हैं? 52 वर्ण होती हैं, जिसमें 13 स्वर हैं, 35 व्यंजन हैं और 4 संयुक्त अक्षर हैं। अगर हम बात करें कि भाई आ से लेकर छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, आई, ओ और आऊ। तो आ को छोड़ करके, तो आ क्या है? आ है अमात्रिक वर्ण। आ क्या है? अमात्रिक स्वर कहे या अमात्रिक क्या कहे? वर्ण कहे, यानी कि जिसकी कोई भी मात्रा नहीं है, छोटा आ। अब बड़ा आ से अव तक की अगर बात की जाए तो इन्हें कहते हैं मात्रिक स्वर, समरूप स्वर या ग्रेफिन स्वर के नाम से इन्हें जानते हैं। अंग और अंग्य की बात की जाए, अंग और अंग्य की बात की जाए तो इन दोनों को कहते हैं हम भाई अयोग बहा। क्या कहा जाता है? अयोग बहा कहते हैं। अंग की बात की जाए तो इसे अनुस्वार कहते हैं और अंग्य की बात की जाए तो इसे विसर्ग कहते हैं। यानी कि अंग, अनुस्वार, अंग है, विसर्ग, दोनों को पूछे तो अयोग बहा। छोटा आ अमात्रिक वर्ण है और बड़ा आ से लेकर अव तक की बात की जाए तो मात्रिक स्वर, समरूप स्वर या ग्रेफिन स्वर के नाम से जानते हैं। आइए आगे देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है? तो मात्रा, उच्चारण, संरचना, बनावट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 रूपों में किया गया है। नंबर 1 मूल स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुप्त स्वर। क्या होती है मूल स्वर? मूल स्वर की बात कहे या लघु स्वर कहे या ह्रस्व स्वर कहे या आधार स्वर कहे, बात एक ही है। कौन कौन से वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं? तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ, ये मूल स्वर और लघु स्वर और आधार स्वर के नाम से इन्हें जानते हैं। कौन है? 4 लोग हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ। दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ और आ। तो ये आते हैं दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। प्लुप्त स्वर में क्या होता है? तो प्लुप्त स्वर का एक फार्मूला भैया, जो एस टाइप का जो आ जाए बीच में उसे कहते हैं प्लुप्त स्वर। जैसे राम है, ओम है, तो ये बीच में एस टाइप का जो आ रहा है इसे कहते हैं प्लुप्त स्वर। यानी कि 3 गुना समय लगता है इसको बोलने में। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जीव के प्रयोग के आधार पर भी 3 भागों में से बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर कौन कौन से होती हैं? तो छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ और ऋ, इन्हें कहते हैं अग्र स्वर। क्या कहा जाता है? अग्र स्वर। जीव के अगले भाग से इन्हें बोलते हैं, इसे कहते हैं अग्र स्वर। मध्य भाग की बात की जाए तो छोटा आ, केवल छोटा आ मध्य स्वर है, जो जीवा के मध्य भाग से बोला जाता है। पश्च स्वर की बात करें, जीवा के पिछले भाग की बात की जाए तो बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आ, ये आती है हमारे पश्च स्वर के अंतर्गत। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा भेद है इसका, मुख के द्वारा या मुख विवर के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो ये भी 4 भागों में से बांटा गया है, अर्धविव्रत, विव्रत, अर्धसंव्रत और संव्रत। तो अर्धविव्रत कौन कौन से होते हैं? तो अर्धविव्रत के अंतर्गत आते हैं छोटा आ, ए, यानी कि आय और औ और आ। विव्रत के अंतर्गत आता है केवल एक, बड़ा आ। अर्धसंव्रत की बात करें तो ए और औ, ए और औ आते हैं अर्धसंव्रत के अंतर्गत। और संव्रत के अंतर्गत आते हैं छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। नेक्स्ट आगे देखते हैं। चौथा प्रकार है इसका भाई, होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 रूपों में किया गया है। आवृतमुखी, इसे कहते हैं आवर्तुलाकार, व्रतमुखी, इसे कहते हैं वर्तुलाकार। तो आवृतमुखी में कौन कौन से आते हैं?
छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आय और रिर, ये आते हैं वर्तुलाकार, इन्हें कहते हैं। व्रतमुखी कौन सी होती हैं जिनसे व्रत बनता है बोलते समय? तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आ, ये आते हैं व्रतमुखी या वर्तुलाकार वर्ण, इन्हें कहते हैं। हवा नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पांचवा है इसका। तो दो रूपों में किया गया है, निर्नुनासिक मौखिक स्वर या अनुनासिक स्वर। तो निर्नुनासिक कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ और ई। अनुनासिक स्वर की बात की जाए तो आए, आ और ई, यानी कि चंद्र बिंदु जिस पर लगी होती है, अनुनासिक स्वर के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, पांचवा है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो कंठ से बात करें तो भाई कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं? छोटा आ, बड़ा आ कंठ से बोले जाते हैं। हम आपको एक ऐसा फार्मूला बताएंगे जो आपका उच्चारण स्थान कभी भी गलत नहीं होगा। अभी आप देख लें, अगर हम बात करें तालु की, तो तालु से बोले जाती है छोटी ई और बड़ी ई। ओष्ठ की बात की जाए तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ। मूर्धा की बात की जाए तो रे से ऋषि यानी कि रिर। कंठ तालु की बात की जाए तो ए और आय। कंठ ओष्ठ की बात की जाए तो ओ और आओ, ये कंठोष्ठ से बोले जाते हैं। आइए आगे देखते हैं, हम बात करें भाई व्यंजनों की। अब आती है व्यंजनों की बात। तो प्रयतन, घोषत्व या स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्गीकरण। तो वर्गीकरण कैसे होगा भाई व्यंजनों का? तो दो प्रकार से होता है, अघोष और सघोष। अघोष क्या होता है? अघोष का अर्थ क्या है? ये जीआरएफ नेट की परीक्षा में पूछा हुआ है कि भाई सघोष का क्या अर्थ होता है। तो पहले अघोष का देखें। आ मानी नहीं, घोष मानी आवाज, यानी कि जिसमें आवाज नहीं हो, केवल श्वास, केवल श्वास। तो कौन कौन सी में होती है? सघोष का मतलब होता है सामान्य सहित, घोष मानी आवाज, यानी कि आवाज सहित। और आवाज सहित कैसी? जिसमें नाद, झंकार और कंपन उत्पन्न हो, तो इन्हें कहते हैं सघोष वर्ण। कौन कौन से होते हैं? वर्णमाला को लिखें आप का से मां तक। तो का से मां तक लिखने के बाद इसकी नंबरिंग करें तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा और चौथा और पांचवा, यानी कि 1 2 3 4 5। तो पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा और तीनों सा, टोटल मिलाकर अघोष ये हो जाते हैं हमारे 13। तो ये हमारे अघोष के अंतर्गत आते हैं। अब बाकी बचे तो सब किसके अंतर्गत आते हैं? सघोष के अंतर्गत आते हैं। एक याद करना, दूसरा अपने आप याद हो जाता है। यानी कि 13 हैं ये वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा और तीनों सा अघोष के अंतर्गत आते हैं। अब तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, और मां के बाद क्या आता है? यारा लावा आता है। और जो हा बचा था, सा तीनों सा में से हा बचा था, तो हा भी इसके अंतर्गत आता है, सघोष के अंतर्गत। और सभी स्वर भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो यह है अघोष और सघोष। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे की बात की जाए कि प्राणवायु के आधार पर, प्राणत्व या प्राणवायु के आधार पर स्वर प्लस व्यंजन। स्वर प्लस व्यंजन की बात की जाए तो दो प्रकार से होता है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प का मतलब कम, कम प्राणवायु निकले। महाप्राण, प्राणवायु अधिक निकले। तो का से मां तक का आप क्या करें? का से मां तक लिख लें व्यंजनों को, यानी कि व्यंजनों को। तो 25 वर्ण होते हैं। 25 वर्णों की बात की जाए तो पहले नंबर का आएगा, तो नंबरिंग फिर वही 1 2 3 4 5 नंबरिंग। तो पहला वाला जो है का, पहला वाला एक छेक कर तीसरा वाला, फिर एक छेक कर पांचवा वाला, और यारा लावा, मां के बाद यारा लावा आते हैं। और सभी स्वर ये किसके अंतर्गत आती हैं? तो इन्हें कहते हैं अल्प प्राण। इन्हें क्या कहा जाता है? अल्प प्राण। अब हम बात करें भाई महाप्राण की। तो दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण और तीनों सा और हा और वह आड़ा, ये आते हैं किसके अंतर्गत? महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। कैसे आपको याद रखना है? अंग्रेजी में लिखते समय यदि एच आए तो महाप्राण होता है। एक शर्त आपको याद रखनी है कि भाई ये सा भी महाप्राण के अंतर्गत आता है, लेकिन अंग्रेजी में लिखते समय ऐसा आता है। बाकी सब अपने आप समझ जाएंगे। जैसे हम बात करें भाई खा, और खा को जब अंग्रेजी में लिखें तो के एच लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? के एच। अगर हम बात करें भाई फा की, तो फा को अंग्रेजी में लिखें तो क्या लिखा जाएगा? पी एच। क्या लिखा जाएगा? पी एच। भा की बात करें तो भा को क्या लिखेंगे भाई? बी एच। तो अब जिसको लिखते समय एच आ जाए तो वो क्या हो जाएगा भैया? महाप्राण। क्यों हो जाएगा महाप्राण? क्योंकि महा में भी क्या आ रहा है भैया? एच आ रहा है। अल्प प्राण को लिखेंगे अंग्रेजी में तो इसमें एच नहीं आएगा। आइए आगे देखते हैं। और अगला की बात की जाए भैया, व्यंजन प्लस स्वर का उच्चारण स्थान। व्यंजन और स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है? उच्चारण स्थान की बात की जाए तो का वर्ग, चा वर्ग,
टावर्ग, तावर्ग और पावर्ग, इसे कहते हैं भाई कचट तप। क्या कहा जाता है? कचट तप। तो का से मां तक जब लिख लें आप, और उसके बाद आपको याद रखना है भाई का से मां तक कितने वर्ण होते हैं? 25 वर्ण होते हैं। इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन या उदित व्यंजन कहते हैं। जैसे बात करें भाई का से कबूतर होता है, कबूतर जब कंठ में चोंच मारता है तो कैसी आवाज निकलती है भाई? तो आवाज निकलती है आ, आ, अहा। तो छोटा आ, बड़ा आ और हा और विसर्ग, ये सभी किससे बोले जाते हैं? ये कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। अगला की बात की जाए भाई चा वर्ग। तो चा वर्ग, चा से होती है चम्मच। जब बच्चे को चम्मच से दवाई पिलाई जाती है तो बच्चा करता है, छोटा बच्चा, ई। तो मम्मी कहती है बेटा चुप, तो बेटा कहता है यस। क्या कहता है? यस। तो ये चा वर्ग वाले वर्ण किससे बोले जाते हैं? ये तालु से बोले जाते हैं। तो चाहो, छाहो, जाहो, झाहो, याहो, छोटी ई, बड़ी ई और या और सा, ये सब तालु से बोलने जाने वाले वर्ण हैं। टा वर्ग की बात करें तो टमाटर किससे पसंद होता है? तो टमाटर पसंद होता है ऋषि लोगों को। तो ऋषि महात्माओं को टमाटर पसंद होता है। तो ऋर, ऋषि लिखेंगे तो ऋर आएगा, रा आता और षटकोण वाला सा आता ऋषि लिखते समय। तो ये होते हैं मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण है। ता वर्ग की बात की जाए तो ता वर्ग में भाई कौन कौन से आते हैं? तो ता का मतलब होता है तख्ती, ता से तख्ती। और तख्ती जब किसी के दांत में मारोगे तो क्या बोलता है वो गाली देकर भैया के ले सा। तो ता से था, दा, धा, ना और ला, सा, ये दंत से बोले जाने वाले वर्ण हैं। पावर्ग, पावर्ग की बात करें तो पावर्ग बोला जाता है भाई ओष्ठ से। अब ओष्ठ से दो शब्द और बोले जाते हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। जब पा से पतंग, और पतंग किसी की कट जाती है तो बच्चा क्या करता है? ऊ। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये सब किससे बोले जाते हैं? ये सभी बोले जाते हैं ओष्ठ से। किससे बोले जाते हैं? ओष्ठ से। हम बात करें भाई नासिक के वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं भाई प्रत्येक वर्ण का जो पांचवा अक्षर होता है वो नासिक के वर्ण कहलाता है। जैसे वा, या, अड़ा, ना और मा, ये नासिक के वर्ण भी बोले जाते हैं। आइए नाक से भी बोले जाते हैं। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ए और आय, ए और आय का उच्चारण स्थान क्या है? ये डबल मार्क का आदमी है तो भाई किससे बोले जाएंगे? कंठ से भी बोले जाते हैं और तालु से भी बोले जाते हैं, तो इन्हें कहते हैं कंठ तालव्य। ओ और औ की बात की जाए तो इसे कंठोष्ठ कहते हैं, यानी कंठ से भी बोले जाते हैं और ओष्ठ से भी बोले जाते हैं। बा की बात की जाए तो बा बोला जाता है भाई दंत ओष्ठ, यानी कि दांत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है। अंग और अंगह की बात की जाए तो इन्हें कहते हैं स्वर मिश्रित व्यंजन। स्वर मिश्रित व्यंजन किसे कहते हैं? तो अंग और अंगह को स्वर मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं। उच्चारण स्थान की बात की जाए तो इनका उच्चारण स्थान है भाई अनुनासिक। अनुनासिक का तात्पर्य होता है नाक मुंह दोनों से। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है जीवा मूल्य। तो जीवा मूल्य कौन से होते हैं? तो का खा गा ये जीवा मूल्य होते हैं। स्पर्शी संघर्षी, स्पर्शी संघर्षी का मतलब होता है स्पर्श करते हुए, संघर्ष करते हुए जीवा हमारी वर्णों को बोले तो इन्हें स्पर्शी संघर्षी कहते हैं। तो चा, छा, जा, झा, ये क्या स्पर्शी संघर्षी वर्ण कहलाते हैं। संघर्षी व्यंजन की बात की जाए तो का, खा, गा, जा, फा, सा, हा, ये स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अनुनासिक कौन कौन से होते हैं? तो यमंगलम, यानी कि वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है? अनुनासिक वर्ण कहलाता है। ला क्या है? तो ला है भाई आगे की बात की जाए तो भाई ला क्या होता है? तो ला होता है हमारा पार्श्विक वर्ण। क्या होता है? पार्श्विक वर्ण। रा की बात की जाए, प्रत्येक बात पूछा जाता है भाई यहां से प्रश्न कि भाई रा को कहते हैं लुंठित या लोड़ित या प्रकंपित। जीवा प्रकंपित करे यानी कि कंपान करे तो वो वर्ण कौन सा है? तो वो है रा वर्ण। अर्धस्वर की बात की जाए तो या और वा कैसे हैं भाई? अर्धस्वर हैं। उपदमानीय और जीवा मूल्य की बात की जाए तो जब किसी वर्ण के अंतर्गत ये आ जाए भैया, आगत आ जाए, ये आगत स्वर में होता है, तो अगर ये आ जाए तो इसे कहते हैं भाई जीवा मूल्य उपदमानीय। उपदमानीय में पा आ जाए तो भाई पा और फा आ जाए तो उपदमानीय हो जाएंगे। जीवा मूल्य में का और खा आ जाए तो जीवा मूल्य हो जाएंगे। और ये इसमें लग रहा होगा बीच में भैया, ये जो लग रहा है। आइए आगे देखें आगत। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो या अलावा इन्हें अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन की बात की जाए तो तीनों सा और हा, तीनों सा और हा क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन, तो ये होता है भाई लड़का जब लिखते हैं तो लड़का लिखते समय जो अड़ा आता है भैया, ये क्या होता है भाई? ये द्विगुण व्यंजन कहलाता है। जैसे हम गढ़ लिखें तो गढ़ लिखेंगे तो ये आता है भैया गढ़ अड़, तो ये क्या कहलाता है भाई? उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन की बात की जाए तो छा और त्रा और ज्ञा और सिरा, चार संयुक्त अक्षर होते हैं। संयुक्त का मतलब होता है भाई किसी चीज से जुड़ जाना। तो का और षटकोण वाला सा, ता और रा, जा और या और सा और रा, यानी कि छा बनेगा भाई का और षटकोण वाले सा से, तो का आधा है। त्रा बनेगा भाई ता और रा से, तो ता आधा है।
ज्ञा बनेगा भाई जा और यहाँ से तो जा आधा है, सिरा बनेगा भाई सा और रा से तो सा क्या है, आधा है, इसलिए इन्हें भाई कहते हैं संयुक्त व्यंजन। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला है स्वर यंत्रमुखी या काकल्य या उरस्य वर्ण कौन कौन से होती है। तो का और हा काकल्य यानी कि कंठ वाले तो काकल्य वर्ण या उरस्य वर्ण के नाम से भी इन्हें जानते हैं। बत्सर्य कहे, दंतमूल कहे, मसूड़ा कहे या दंतवर्ष कहे। मसूड़े से जो बोले जाते हैं तो सरल सा और रा और ला ये मसूड़े से बोले जाते हैं, इन्हें दंतवर्ष वर्ण या दंतमूल वर्ण या बत्सर्य वर्ण कहते हैं। संपर्क ध्वनि कौन कौन सी होती हैं। माँ माँ और बा जैसे संबल, कंबल और चंबल ये कैसी ध्वनियां हैं, तो ये संपर्क ध्वनियां कहलाती हैं। युग्मक ध्वनि कहे या द्वैत ध्वनि कहे तो जैसे पिल्ला, 90, 80, अन्न तो इन्हें कहते हैं भाई कि डबल आधा आ रहा है, देखो 90 है, पिल्ला है, 80 है, अन्न है, तो ये युग्मक ध्वनि या द्वित ध्वनि के नाम से जानते हैं। संयुक्त ध्वनि कौन सी होती है, तो जैसे न्याय है, प्राण है, व्रत है, इन्हें कहते हैं संयुक्त ध्वनियां। स्वर अनुक्रम, स्वर अनुक्रम का मतलब होता है भाई जैसे स्वर ही आए जिसमें, जैसे आइए, आओ, तो इसमें स्वर ही आ रहे हैं तो इसे कहते हैं स्वरानुक्रम। आगत व्यंजन या विदेशी स्वर या अरबी फारसी ध्वनियां कौन कौन सी हैं, तो का, खा, गा, जा, फा। मतलब तात्पर्य क्या है, जैसे भाई आपने का लिखा, क्या लिखा का, तो का को अंग्रेजी में लिखते हैं भाई के, अगर ये नुक्ता लगा दिया तो का भाई के नहीं लगेगा, फिर लगेगा भाई क्यू, क्या लगेगा क्यू। अगर हम बात करें भाई जैसे फा की बात करें तो भाई फा का क्या बनता है भाई पी, पी एच बनता है, फा का क्या बनता है पी एच, अगर नुक्ता लगा दें तो इसका बनेगा भाई एफ, क्या लगेगा एफ। तो ये होती है अरबी फारसी ध्वनियां। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वर्णमाला से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका पुलिस के एग्जाम या किसी भी एग्जाम में आप बैठते हैं जिसमें वर्णमाला पूछी जाती है तो कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।